एसएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पता होगा दोस्तों, बहुत ही जल्द जो आप लोग बिहार विधानसभा का फॉर्म भरे हुए हैं एएसओ का आपका यहाँ पे एग्जाम्स होने वाला है। उससे पहले अगर कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आपको जहन में आ रहा होगा कि जो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कहीं से मिल जाता या किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा पता हो जाता तो और आप लोग बेहतर तरीका से और एक अच्छा डायरेक्शन में यहाँ पे तैयारी कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए हम इस वीडियो में जो 2014 के अंतर्गत में यहाँ पे आपका एएसओ का पेपर हुआ था बिहार विधान परिषद का, मैं इसका इस पेपर में करा रहा हूँ। ये जो एग्जाम्स हुआ था ये अक्टूबर मंथ में यहाँ पे 2014 में हुआ था। तो एक बार आप देख लीजिए इस क्वेश्चन पेपर को किस तरीका से सवाल एएसओ में पूछा जाता है। आपको पता होगा इसका सिलेबस के बारे में। जो 40 सवाल पूछे जाते हैं वो जीके जीएस से आपका यहाँ पे जीके जीएस से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको पता होगा जो 30 सवाल आपके जो पूछे जाते हैं वो जनरल साइंस से पूछे जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैथ से सवाल पूछे जाते हैं। और फिर जो 30 सवाल रहते हैं वो आपका सवाल जो रहते हैं किसका रीजनिंग से सवाल रहते हैं। तो यही इसका पैटर्न होता है, सवाल जो है इसी तरीका से यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी सबको यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो यहाँ पे 40 नंबर और जो साइंस का जो सवाल रहते हैं कि इसमें किस तरीका से सवाल पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो उस समय पूछा गया था कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल था यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था। तो जो गुप्त काल में जो जाना जाता था ये सुश्रुत यहाँ पे जाना जाता था। तो ये प्राचीन इतिहास से ये सवाल पूछे गए थे। अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो वो जो लिखी जाती है वो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है पीडीएफ इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो जाकर वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर चौथा में जैसे आइएगा यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक राज्याधीश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे मौस्की अभिलेख में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, यानी कि व्यापारी मतलब होता था प्राचीन भारत में, तो माणिग्राम ये था। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास से भर भर के यहाँ पे सवाल पूछा गया है। प्राचीन इतिहास के बाद से अब यहाँ पे स्टार्ट होता है मध्यकालीन भारत के इतिहास से कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म की अवस्था मतलब आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो ये जो थे इब्राहिम आदिल शाह को करती थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आप लोग सही मारिएगा। ठीक है, अगला सवाल सातवां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन जो आपसे सवाल पूछ रहा है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आठवां नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 क्षितिज स्तंभ संगीतमय स्वर म्यूजियम नोट्स निकालते हैं कहाँ पर स्थित है। यानी कि ये जो स्थित है हम्पी कर्नाटक में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। 9वां जो सवाल पूछ रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम यहाँ पे कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन देख लीजिए दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो सवाल आपको नजर आ रहा होगा लुसेंट बुक है ना, तो लुसेंट बुक में से आपको बहुत सारा सवाल यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो इसी तरीका से आपको जैसे कि इतिहास मैंने आपका बताया अभी, तो इतिहास में पहले आप लोग एंशिएंट पढ़ लीजिए, उसके बाद मीडिएवल, उसके बाद फिर मॉडर्न, इस तरीका से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां जो सवाल पूछा गया था कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था। तो वो जो किया था वो यहाँ पे बहादुर शाह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से
कौन सा संबंध था? तो यहाँ पे जो कैप्टन स्लीमैन थे उन्हीं के कार्यकाल में एक यहाँ पे आयोग बनाया गया था ठगों के दमन के लिए। ठीक है, अगला सवाल 12 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चंस में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये चार्ल्स विल्किंस जो थे यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में एक सेकंड रुक जाइएगा। जैसे कि ये 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे हमको 14 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, कुछ नंबरिंग में इधर उधर हुआ है। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में जैसे आएगा आपसे पूछ रहा है कि भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ, ठीक है, तथा उनके प्रबंध में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? सबसे पहले यानी कि 1881 ईस्वी में जो स्थापित बैंक था उसका नाम बताया है। तो याद रखिएगा अवध कमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला 14 नंबर जो सवाल पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये जो चित्तौड़ था यहाँ पे वो प्रभावित नहीं था। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे झांसी है, वहाँ पे झांसी की रानी लड़ रही थी। जगदीशपुर से यहाँ पे कुंवर सिंह थे, लखनऊ से हजरत महल वगैरह थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर 14 वहां के हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो ये जो निरस्त किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा यहाँ पे निरस्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 16 नंबर पूछ रहा है कि विली विली क्या है? तो विली विली एक यहाँ पे तूफान है। किस तरीका के तूफान है? तो आपको देख लीजिए, जो ये तूफान है एक चक्रवाती तूफान है जो कि उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय मतलब क्षेत्रों में ये चलता है, इसीलिए उसी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल 17 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वहां पे उस समय यही आंसर लिया गया था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित करती है? यानी कि अचानक से यहाँ पे गिरावट हो जा रहा है तो यहाँ पे तूफानी मौसम इंगित करता है, और वही अगर धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मतलब साफ आसमान का यानी कि साफ मौसम का इंडिकेशन होता है ये। ठीक है, अगला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा था कि क्वार्टजाइट क्या अंतरित होता है? क्वार्टजाइट किस तरीके का चट्टान होता है? तो ये एक बलुआ पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं किस तरीका से यहाँ पे सीक्वेंस में सवाल पूछा गया है। जो सबसे पहले यहाँ पे आपका हिस्ट्री जो पूछा गया था तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछा गया, फिर वहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा गया। तो आपको भी हर एक टॉपिक को अच्छे तरीका से करना है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे ज्योग्राफी से यहाँ पे क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 20वां नंबर जो सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 20वां नंबर सवाल कि निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिना गर्त यानी कि डायमेंटिना ट्रेंच जो है पाया जाता है? तो वो जो है यहाँ पे हिंद महासागर में पाया जाता है, याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल के निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल में किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो जो यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिकतम ऊंचाई है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे भेज दूंगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पूछ रहा है 22वां नंबर क्वेश्चन कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है ये राजस्थान में। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर सवाल जो पूछ रहा है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये नर्मदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ के 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये जो पूछ रहा है आपसे कि पीटी कपास जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस अनुवांशिकी प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति का
की अनुमति लेनी पड़ती है वह अधीनस्थ है। वो किसके अधीनस्थ है? यानी कि जो ये कपास का जो फसल वगैरह है तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल यानी कि लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल, यानी कि सबसे कम यहाँ पे जल उसके लिए चाहिए, तो ये अरहर किला होता, सॉरी अरहर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अरहर से भी कम यहाँ पे गन्ना में होता है। गन्ना आपको पता होगा कि ये एक वर्षीय पौधा है, ये साल में एक खेत में जिसमें इसको लगाया जाता है वो साल में एक बार ही उसको उपजाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किस में दी गई थी? तो ये जो दी गई थी गवर्नर जनरल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27वां में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को घोषणा करता है? अब देखिए वहां से हिस्ट्री हो रहा था, फिर ज्योग्राफी आया, अब यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो गया आप लोग का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीपीएसपी जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो ये जो उल्लंघन करता है, जो धन का केंद्रीकरण यहाँ पे जो दिया गया है आपका नीति निर्देशक तत्व में ही दिया गया है। तो जो इसका सिलेबस है ना, देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो सिलेबस वाला वीडियोज नहीं देखे होंगे आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, मैंने कौन से टॉपिक से कितना सवाल पूछा जाता है उसका भी वीडियो आप लोग के लिए बना दिए हैं। ठीक है, अब 29 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे कि भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यह एक संवैधानिक आयोग है, जबकि मानवाधिकार आयोग ये नहीं है, विधि आयोग ये भी नहीं है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में 30 नंबर क्वेश्चन जैसे ही आइएगा आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? तो ये जो किया गया है पहला संशोधन में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो जो पंचशील का सिद्धांत नहीं है वो गुट निरपेक्ष है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नंबर है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है और जनजाति भी यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिए। 33 नंबर में जो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, 33 नंबर सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है यानी कि राज्यसभा का वो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी देखिएगा यहाँ पर राष्ट्र मतलब है होगा केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, देखिएगा 34 नंबर में पूछ रहा है कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? तो संचित निधि से धन को खर्च करने के लिए भारत का संसद का यहाँ पे आप लोग का परमिशन लेना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? ये भी जो अधिकार प्राप्त है वो संसद को अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर में 36 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है ये सवाल कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, किसके अंतर्गत में आती है? तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल में जैसे ही बढ़िएगा तो आपका यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 37 नंबर क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका एक क्षेत्राधिकार है। तो जो ये अंडमान और निकोबार जो आता है ना, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ मतलब देखते हैं। तो जो 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किसका दावा नहीं कर सकता है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि वो भारत का नागरिक नहीं है, वो नागरिक है ब्रिटिश नागरिकता, तो वो यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं होगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा तो आपसे यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है एक बार देख लीजिए। पूछ रहा है सवाल आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। तो संविधान का आत्मा जो कहा गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, अगला सवाल 40 नंबर का क्वेश्चन है जो कि जीके जीएस का अंतिम सवाल है। इसमें जीके जीएस में जो सवाल पूछा गया था 40वां में देखिए पूछा गया था कि तमिलनाडु की सविता श्री भास्कर भारत की महिला ग्रैंड मास्टर है, कैवा ग्रैंड मास्टर है। तो ये जो 25वां ग्रैंड मास्टर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका साइंस का सवाल 10-15 जो सवाल होंगे स्टार्ट होते हैं। साइंस में जो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह कौन सा सिद्धांत है। तो ये जो काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए पे ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 42 नंबर क्वेश्चन से देखिए आपसे पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। अवतल लेंस की भांति ये होता है। ये जो भी चीजें हैं ना वो बिल्कुल एनसीईआरटी से ये सब जो साइंस है उससे सवाल पूछे गए हैं। क्लास 9th और 10th से मैक्सिमम सवाल इसमें पूछे गए हैं। तो जिनको भी एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए होगा, एनसीईआरटी का जिनको भी नोट चाहिए होगा तो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 9176 ठीक है 345। एनसीईआरटी का कंप्लीट नोट्स आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। क्लास 10 तक नहीं, क्लास 12 तक का सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगर क्या आप पढ़ लेते हैं तो बहुत सारा सवाल उसमें से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल जैसे ही आइएगा 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछ रहा है आपसे कि जब किसी दर्पण को 0 डिग्री से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरणन का घूर्णन होगा। तो उसको थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, थीटा से जब घूर्णित किया जाता है तो जो उसको परावर्तित किरण हो जाएगा वो θ/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः कैसे जोड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं होते हैं, वो जो जोड़े होते हैं समानांतर क्रम में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है। तो उसमें जो प्रयुक्त तकनीक होता है वो आवृत्ति मॉड्यूलन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने की है तो इस पदार्थ की 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो इसका जो समय होने में लगेगा वो 8 महीना रहेगा। जितना भी सवाल पूछ रहा है ना, अगर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे तो ये सारा क्वेश्चन वहां से भी देखने को आपको मिल जाएगा। अगला सवाल 47 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा परावैंगनिक किरणों का प्रतिच्छेदन कर सकता है। तो ये जो क्रूक्स कांच होते हैं यहाँ पे परावैंगनिक किरणों का प्रतिच्छेदन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर में जो सवाल पूछ रहा है आपसे कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेंचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं। तो यहाँ पे जो वो निर्मित करते हैं H2O करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। तो जो NPK होता है यह एक मिश्रित उर्वरक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अब अभी के अंतिमवा सवाल चलते हैं। अंतिमवा नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा 50वां नंबर सवाल में आपसे सवाल पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा था यहाँ पे
कि हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। तो जो सबसे ज़्यादा हैलोजन में करके अभिक्रियाशील होता है वो होता है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो जो रूपांतरित स्तंभ होता है वो होता है आलू। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी सहचार है? तो वो जो होता है कवक मूल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है। तो आपको पता होगा जो नागराज सांप होता है, नाग सांप होता है, वो यहाँ पे घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। तो जो हीमोफीलिया होता है वो रक्त स्कंदन का न होने से यहाँ पे ये चीज होता है। यानी कि हीमोफीलिया जिसको रहेगा ना, वो जैसे अगर बॉडी कट छट जाता है तो उसका ब्लड बंदे नहीं होगा, वो ब्लड जमेगा ही नहीं। तो वही होता है हीमोफीलिया में। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब चींटियां काटती है तो अम्ल क्षेपित करती है। कौन सा अम्ल शरीर में डालती है? तो फॉर्मिक अम्ल डालती है। और यहाँ से आपका जो 55 क्वेश्चन था समाप्त होता है जीके जीएस का, जनरल नॉलेज का और साइंस का क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया जो इसका सिलेबस होता है, जो 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो जीके का पूछे जाएंगे। जीके मतलब कि आपका उसमें साइंस के छोड़कर बाकी जनरल नॉलेज जैसे कि अगर के हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटी हो गए और ये सबसे पूछा जाता है। बाकी जो 30 नंबर सवाल पूछा जाता है, 30 नंबर सवाल आपको 30 सवाल जो पूछे जनरल साइंस से सवाल रहेंगे और मैथ से सवाल रहेंगे। तो 30 नंबर में जो इसमें पूछा जाता है 15 नंबर वो साइंस का सवाल रहता है। तो टोटल अगर के साइंस और आर्ट्स से मिला कर देखिएगा तो 55 जो सवाल रहते हैं वो जीके जीएस के सवाल रहते हैं जो कि मैंने आपके कराया है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। जिनको भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम आप लोग वहां पे जाकर आप लोग जल्दी से ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जिनको भी यहाँ पे एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए स्पेशली, तो एनसीईआरटी का नोट्स के लिए हमारे दिए गए नंबर 91768345 पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर बताइएगा। बाय बाय।